जौनपुर के सुजानगंज इलाके में एक ईसाई मिशनरी के जरिए धर्मांतरण कराने की कोशिश का खुलासा हुआ है। कबूतर गांव में दो पादरी लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पादरी खेमन चंद और राम नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बाइबल भी बरामद हुए। आरोप है कि ये पादरी हिंदू धर्म को लेकर गलत बातें फैलाकर लोगों को डरा रहे थे और ईसाई बनने का दबाव डाल रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज थाना सुजानगंज में अरविंद कुमार गौतम सनाप रामचंद्र गौतम आरोप दीपकपुर थाना सुजानगंज द्वारा एक लिखित तहरीर दिया कि ग्राम सभा कुत्तूपुर के निवासी खेमचंद पुत्र रामदुलार तथा रामनारायण पुत्र खेमचंद हमें अपने घर बुलाकर एक प्रार्थना सभा आयोजित कर हमें धन तथा नाना प्रकार का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए मुझे विवश कर रहे थे। इस सूचना पर थाना सुजानगंज में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के वार्ड नंबर 33 करौंदी में मुख्यमंत्री योजना के तहत 4 स्थानों पर हाई मास्क स्ट्रीट लाइट लगाई गई। पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने नंदनगर में नारियल फोड़कर लाइट का उद्घाटन किया और मिठाइयां बांटकर लोगों के चेहरे पर खुशी लाई। उन्होंने कहा कि पूरे वार्ड की गलियों और सड़कों पर लाइट लगवाने का प्रयास जारी है, जिससे अपराध और चैन स्नेचिंग पर रोक लगे। लाइट और सड़कों के निर्माण से बुजुर्गों और आम लोगों को काफी राहत मिली है। उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के अनिल सिंह, सर्वेश सिंह, सुरेंद्र प्रजापति सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भूषण शर्मा पार्षद करौंदी। किस तरह का जो है ये लाइटिंग कार्यक्रम हुआ? नगर निगम वाराणसी द्वारा 9 सभी वार्डों में जो गांव थे पहले 2 साल से शहर हुए हैं, उनमें उत्तम प्रकाश की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत हाई मास्क स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है। आज नंदनगर कॉलोनी में हमने इसका अनावरण किया है पहला, अभी 3 और करना है इसके बाद अपने वार्ड में, और बाकी सभी वार्डों में ये काम हो रहा है। लगभग कितने और लगने हैं? हमारे यहाँ तो इसके बाद ये इस तरह का बड़ी वाली लाइट 3 और लगनी है। जैसा कि देखा जा रहा है चोरियां और जो है चेन स्नेचिंग का जो है उपाय उसी के लिए तो उसी के लिए हो रहा है। हम लोग तो सबको जागरूक कर रहे हैं, कैमरा लगवाएं। जनता ठीक है, खुश दिख ही रही है। आप देखिए, दिखाइए थोड़ा। जनता बहुत खुश है। क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हम तो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। हमारे सामने तो नहीं कोई कुछ कहता है। आप लोग भाई मीडिया वाले हैं, आप लोगों को कुछ नकारात्मक भी दिखे तो उसको भी दिखाइए, क्योंकि हम लोग आत्मोग्रता में न रह जाएं, ये भी आपसे निवेदन है। वाराणसी में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां उड़ीसा के साड़ी व्यवसायी राजेश कुमार को कथित तौर पर बंधक बनाकर जबरदस्ती 1 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया है। व्यवसायी ने अपर पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कमिश्नरेट वाराणसी को शिकायती पत्र देकर बताया कि अशोक साड़ी के प्रोपराइटर अशोक शाह और उनके पुत्र ओनिश शाह ने व्यापारिक रंजिश के चलते उन्हें वाराणसी बुलाकर प्रताड़ित किया और पैसे वसूल लिए। प्रार्थी का आरोप है कि 3 मई 2025 को उन्हें सेटलमेंट के नाम पर वाराणसी बुलाया गया, जहां उन्हें महमूदगंज स्थित कार्यालय में जबरन रोककर दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी व्यापारिक माल की गुणवत्ता को लेकर विवाद हुआ था और कोर्ट में मामला लंबित है। कारोबारी ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं कोटनी राजेश कुमार सर, मैं उड़ीसा से आया हूँ। यहाँ पे लोकल में बनारस का एक पार्टी है श्री अशोक सारीस, उनसे हमारा 40 साल का रिश्ता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा था। उन्होंने मेरे को बुलाया, बनारस आइए बात कर लेंगे। हम 3 तारीख को उधर पहुँचा, उनका ऑफिस में पहुँचने के बाद वो हमको 5-6 घंटा बिठा दिया बंधक बना के, और उनका वकील MD गुप्ता साहब आए थे। वो दोनों मिला के मेरे को साइकोलॉजिकली बहुत टॉर्चर किया और हमसे ज़बरदस्ती 1 लाख रुपया हमको वसूली करवा दिया। 25,000 मैं कैश में दिया हूँ और 75,000 मैंने फ़ोन पे में ट्रांसफ़र किया। ये मतलब केस चल रहा है, मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ केस चल रहा है, हमारा वकील से बात करने दीजिए, हम बात करेंगे, जो भी होगा हम कोर्ट में करेंगे। हमारा बात का कोई सुनवाई नहीं, ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके हमसे 1 लाख रुपया वसूली कर गया। अगर करना है
ले लिया। बात वाराणसी तहसील परिसर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देश अनुसार पार्टी पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना की घोषणा पर धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। एनडीए सरकार द्वारा 2025 से 26 में जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद शोषित वंचित वर्ग में खुशी का माहौल है। ओम प्रकाश राजभर पिछले 22 वर्षों से जाति जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये जाति जनगणना जरूरी है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष उमेश राजभर सहित संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, सबसे तो पहले हम बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 20 साल से जिस मुद्दे को लेकर के जन जन तक गई, गांव-गांव तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस मुद्दे को उठाया और सदन तक उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब जाति जनगणना की बात आई तो सारे लोग उसको उठाने का काम किए और आज एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार ने जाति जनगणना को मान लिया कि जाति जनगणना होगी। तो ये फैसला आ गया कि केंद्र की तरफ से जाति जनगणना अब कराया जाएगा। तो उसी पर हम लोगों ने आज धन्यवाद ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से मोदी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को देने का काम किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 75 जिलों में आज यही कार्यक्रम चल रहा है। हर जिले में जाकर के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और मोदी जी को कह रहे हैं कि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये मांग भी करती कि आने वाले समय में जो भी जनगणना हो एकदम साफ सुथरी हो और किसी को कोई दिक्कत न हो। अगर कोई किसी को दिक्कत होता है तो सर्वदलीय बैठक बुला करके वो समस्या का भी हल कराया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। बात जाए तो जिस तरह से आप बता रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में लगातार जब से राजनीति शुरू की जाति जनगणना के मामले विपक्ष भी कर रहा है कि हमारी जीत है, तो आप किस तरह से? देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और विपक्ष आज कह रहा है ना, जब ये सरकार में होते हैं तब ये भूल जाते हैं, तब इनको ये समस्या नहीं समझ में आता कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार से बेदखल हो गए, सरकार एनडीए की बन गई, सरकार बीजेपी में आ गई, तो अब इनको जाति जनगणना दिखाई दे रहा है। तो ये सब खाली भोले भाले लोगों को बहकावा है। विपक्ष तो कह रहा था कि हम जोरदार तरीके से उठाएं, इसीलिए मोदी जी आज विवश होकर समर्थन किए हैं। राहुल गांधी भी धन्यवाद ले रहे हैं, अखिलेश यादव ले रहे हैं। सही बात है, उन्होंने मुद्दे को उठाया है, लेकिन हम उस समय मांग किए थे जब ये लोग सरकार में थे और उस समय तो नहीं दिखाई दिया। और यही जाति जनगणना का बिल जब लोकसभा में आया तो फाड़ करके किसने फेंका था? आप लोगों ने भी देखा था कि उस मुद्दे को कांग्रेस के लोगों ने फाड़ करके फेंक दिया। इस बिल को आज इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उनका भी स्वागत करती है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। वाराणसी जनपद में 302 मुसहर परिवारों को आजीविका से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राइफल क्लब में यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के बीच 3.91 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए MOU साइन हुआ। इन धनराशि से अगरबत्ती, चप्पल, तेलघानी, दोना पत्थर निर्माण और बकरी पालन जैसी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य व मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। प्रोजेक्ट में होप वेलफेयर ट्रस्ट 1 साल तक तकनीकी व मार्केटिंग सहायता देगा। इस पहल से मुसहर परिवारों को स्थायी रोजगार मिलने और सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। बनारस में, काशी में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक आदिवासी भाई, जिसमें कि विशेषकर हमारे जो मुसहर परिवार है उसमें 302 परिवारों को चिन्हित किया गया है। उनके लिए बकरी पालन, तेल घानी, दोना पत्तल, चप्पल फैक्ट्री उनको बना के दिया जाएगा, जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए, अपने परिवार का पालन करे। और ये जिला प्रशासन और नार्दन कोलफील्ड के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि नार्दन कोलफील्ड ने 4 करोड़ का CSR फंड दिया है। सर, बात की जाए तो जिस तरह से वनवासियों के लिए ये योजना कितना कारगर साबित होंगी? देखिए, हमें लगता है शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे भारत के नेता हैं जिन्होंने गरीबों के बारे में, आदिवासी भाई बहनों के बारे में सोचा। और अभी तक ये मजदूरी करते थे, उनको रोजगार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी सोच के अंतर्गत
हमारे जिला प्रशासन के जिला विकास अधिकारी ने एक नया पहल किया है, जैसे कि 302 परिवारों को रोजगार से जोड़ा है उन्होंने, और 3,500 पूरे हमारे जिले में 3,500 मुसहर परिवार है। आगे भी यानी जो योजनाएं उनको जोड़ा जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमेशा अंत्योदय का एक कार्यक्रम और उनका नारा बना रहता है कि जो समाज में सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े हमारे लोग हैं उनके जीवन उत्थान के लिए कार्य किए जाएं। उसी के तहत जो मुसहर परिवार है, जो सामान्यतः गांव में सबसे गरीब वर्ग के परिवार होते हैं, और जीरो पॉवर्टी का कैंपेन भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। उसके तहत 3,500 मुसहर परिवार जनपद वाराणसी में जो है उन्हें अलग अलग योजनाओं से संतृप्त किया गया। एक मुसहर उन्नयन परिवार अभियान नाम से वाराणसी में पिछले 1 साल से चल रहा था, तो लगभग 12 योजनाओं से इन सभी परिवारों को संतृप्त किया गया। तो एक चीज देखी गई कि इनमें कुछ परिवार और महिलाएं ऐसी निकली जो कुछ रोजगार का काम करना चाह रही थी, पर उनके पास कोई साधन नहीं। तो ऐसे 302 परिवारों को पहले फेज में बकरी पालन, चप्पल बनाने की फैक्ट्री का कार्य, दोना पत्तल की फैक्ट्री और अगरबत्ती बनाने की यूनिट, तेल घानी की यूनिट, इन तरीके के कार्यों से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगभग 1 साल तक हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमने अलग से मैन पावर भी हायर की है, जो इस योजना को धरातल पर 1 साल तक लाकर इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। इनकी पूरी मार्केटिंग का सपोर्ट, सामान इनका खरीदा जाए, और ये पूरे सोलराइज यूनिट है तो इसमें कोई बिजली के बिल की भी चिंता इनको नहीं करनी है। और साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी 2 महीने तक का इनको लेकर दिया जाएगा। तो इस तरीके के कार्यक्रम से प्रयास किया जाएगा इन 302 परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आया जाए और अपने पैरों पर खड़ा कराया जाए। तो क्या सारी यूनिटें बन गई हैं जो लोग को दिया जाए बकरी पालन? नहीं, आज एमओयू साइन हुआ है, फंड आएगा अभी, और 4 करोड़ का फंड एनसीएल द्वारा इसमें दिया जा रहा है। लगभग अगले 2-3 महीनों में सारी यूनिटें स्थापित हो जाएंगी। आपने 3 आदमी का जौनपुर के रामपुर विकासखंड के पूरे दायल गांव में अब बनेगा मॉडल कॉम जेट विद्यालय, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश में यह विद्यालय बनाया जा रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी। स्कूल में बेहतर शिक्षा के साथ कैंटीन, खेल का मैदान और अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। जब ये विद्यालय तैयार होगा तो ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई का बेहतरीन माहौल मिलेगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को मिष्ठान भी वितरित किया। कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे। जातीय जनगणना की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए सुबह सपा कार्यकर्ता सुबह घोषित तहसील पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी अभिषेक गोस्वामी को प्रधानमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम सुबह सपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आह्वान पर आयोजित किया गया। ज्ञापन सौंपने का नेतृत्व मऊ जिले के प्रतिनिधि विनोद सिंह फागू ने किया। इस मौके पे ब्लॉक अध्यक्ष शंभू राजभर, सुरेंद्र राजभर, दिनेश राजभर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुबह सपा ने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया। हम लोग ज्ञापन देने आए हैं जातीय जनगणना के माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने आए हैं। हम लोग ज्ञापन दिए हैं माननीय नेताजी के निर्देशानुसार। जातीय जनगणना होने वाली है, कैसा लग रहा है आपका पार्टी के द्वारा? कितना भारत की शोषित, अपेक्षित, वंचित जितने लोग थे उन लोग को समुचित सबको भागीदारी मिलेगा जनमानस को। और इसमें माननीय नेताजी, हम लोग के माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी 2002 से जब से पार्टी बनाए हैं तब से लगातार जाति जनगणना के लिए अनुरोध कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे। आज उनकी मांगे पूरी है, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी का माहौल है। इसलिए माननीय एनडीए सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद, आभार ज्ञापन करने के लिए देने आए थे। अस्सी घाट पे टेपेस्ट्री ऑफ करेज नाम की संस्था ने एक जागरूकता अभियान चलाया। इसका मकसद था डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं की मदद करना। संस्थान की सौम्या ने बताया कि कई लोग मानसिक तनाव में आके खुद की जान तक ले लेते हैं। ऐसे लोगों को प्यार, समझ और साथ की जरूरत होती है। इस अभियान में पोस्टर, बातचीत और ऐड के जरिए लोगों को समझाया गया कि मानसिक बीमारी भी एक आम बीमारी और इलाज संभव है। मैंने स्टार्ट किया। मैं देवोजीत हूँ। मैं इस टेपेस्ट्री ऑफ करेज कैंपेन का को-फाउंडर हूँ और यहाँ का मैनेजमेंट का एडवाइज़र भी हूँ। आज गंगा घाट पे आप लोग आए हैं, क्या कोई विशेष कार्यक्रम है? हाँ, एक ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो लोग अपने
कभी थॉट्स को, जो भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे कभी शेयर नहीं कर पाएंगे। ये उन्हीं के लोगों के लिए मैसेज कि आप लोग अकेले नहीं हैं, आप लोगों के साथ हमेशा सब लोग हैं आपकी मदद करने के लिए और सुनने के लिए भी। और यहाँ पे आपको सबके सामने आके इतना बोलना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे ये वो है। जो लोग अकेलापन फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप लोग हैं, कैसे शेयर करते हैं उनकी भावनाओं को आप लोग? पहली बात तो हम लोग का जो ऑनलाइन के थ्रू हम लोग उनसे बात करते हैं एंड वो हम लोग को कांटेक्ट करते हैं। हम लोग उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं करते क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि उनका आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा, पर हम लोग उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। उनका हम लोग प्रॉब्लम सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनका, फिर उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट से उनको कांटेक्ट करवाते हैं जिनसे उनकी मदद हम लोग कर सकते हैं। यहाँ कौन कौन आया और क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में, कैसे कार्य करते हैं? यहाँ मेरे साथ जो फाउंडर है सौम्या शुचि वो आई है, जो को फाउंडर है PRN मैनेजमेंट का वो भी आए हैं एंड बाकी जितने भी टीम मेंबर्स है, वॉलंटियर्स है, गार्गी चौधरी जो कि यहाँ की मतलब ये आर्ट की जो डिपार्टमेंट है उनकी जो हेड है वो भी आई है। तो ये लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे एंड बहुत सारे वॉलंटियर्स हम लोग क्या यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो लोग ही है। आप आई थिंक कि आप स्टूडेंट भी होंगे, युवा भी हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट लोगों को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह फील होता है आज के एज में, आपको क्या लगता है? ये काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी है होता है आंसर करने को, बट मुझे लगता है कि सबकी अलग अलग स्थिति होती है प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। मैं तो ये बोलूँगा कि जब भी आप अगर अकेले चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे, आप हेल्प के लिए मदद लें, आप सबसे मदद लें। आप लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा सब लोग हैं एंड अगर आप खुद की हेल्प करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। दैट्स इट। जो लोग शिक्षा से वंचित हो वो कैसे संपर्क करेंगे? क्या चीज़? जो लोग शिक्षा से